अब आगे हम पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट लाई गई कि हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। तो सबसे पहला तरीका होगा बायोमास का। बायोमास क्या होता है, जितना भी डेड पार्ट होगा किसी प्लांट का, किसी ट्री का, या वेस्ट मटेरियल जो होते हैं एनिमल्स का या मैन का, उसको बायोमास कहते हैं। तो सबसे पहला बायोमास का एग्जांपल होता है वुड। वुड जो होता है वो प्लांट का या ट्री का डेड पार्ट होता है जो बाहर की तरफ में होता है। इट इज़ अ बायोमास एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सबको पता है हम वुड को बर्न करते हैं हीट एनर्जी के लिए, लाइट एनर्जी के लिए। डिसएडवांटेज क्या है लेकिन, इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है जब हम जलाते हैं इसको। ठीक है। डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट। जितनी एडिक्वेट हमारे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं दे सकता हमारे वुड जलने पर। दस बाय इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए जब हम अगर इसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सके, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर दें तो हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो वुड जो है वो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इसकी एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मच बेटर फ्यूल कॉल्ड चारकोल। हम वुड को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मच बेटर तरीके से चारकोल में, फिर उसको यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए या किसी भी फ्यूल के लिए। तो वुड हो गया, समझ आ गया, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करी और उसको चारकोल में बदल दिया, जिससे हम उसको आराम से फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये चारकोल क्या है, व्हेन वुड इज बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देन वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल गेट्स रिमूव्ड एंड चारकोल इज फॉर्म्ड। जब लकड़ी को जलाया जाएगा तो उसमें से उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, पूरा एयर नहीं देने का, थोड़ा सा एयर में जब उसको जलाया जाएगा तो उसमें से वाटर और जितने भी वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं, वॉलेटाइल मटेरियल जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे उसमें से हट जाएंगे जब उसको लिमिटेड एयर सप्लाई में जलाया जाएगा। तो उसका जो सिर्फ मटेरियल बचेगा ब्लैक ब्लैक से, वो सिर्फ चारकोल कहलाता है, कोयला जैसे कहो। तो वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाएंगे, चारकोल बन जाएगा। चारकोल जो होता है वो बेटर फ्यूल रहेगा देन वुड से। क्यों? क्योंकि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा देन वुड, ज़्यादा देर तक जलेगा ये वुड के कंपेयर में। डज नॉट प्रोड्यूस सच स्मोक वाइल बर्निंग। ये ज़्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता जितना कि हमारा वुड अगर डायरेक्ट जलाएंगे तो उतने में करेगा। इट इज़ कम्पैक्ट फ्यूल एंड ईजी टू हैंडल, कन्वीनियंट टू यूज़, स्टोर करने में आसानी रहती है हमारी, और इसको आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे मेन और सबसे अच्छे जो होते हैं इसके अंदर वो आते हैं काव डंक। काव डंक मीन्स ये भी एक बायोमास हुआ, क्यों? क्योंकि ये वेस्ट हुआ किसका, एनिमल का। तो बट इट इज़ नॉट गुड टू बर्न काव डंक डायरेक्टली एज अ फ्यूल। बायोमास है, काव डंक जो है वो बायोमास है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इसको डायरेक्ट फ्यूल की तरह जलाना वो सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे लॉट्स ऑफ स्मोक निकलता है। काव डंक डज नॉट बर्न कम्प्लीटली, प्रोड्यूस लॉट ऑफ ऐश एज रेसिड्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू। काव डंक को अगर डायरेक्ट जला दोगे तो एक तो कंप्लीट बर्न होगा नहीं, कंप्लीट बर्न होगा नहीं तो उसके ऐश बन जाएंगे। ऐश बन जाएंगे, वो ऑक्साइड हम अपने जो होंगे वो इन्वायरमेंट में छोड़ेगा, जिससे एसिड रेन का इफेक्ट शुरू हो जाएगा। लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ज़्यादा देर तक नहीं जल सकता, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जलने पे। लेकिन इसका इम्प्रूवमेंट क्या है, अगर बाय मेकिंग बायोगैस, गोबर गैस फ्रॉम काव डंक वी गेट अ स्मोकलेस फ्यूल। काव डंक का यूज़ कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी बदल दें। कैसे? अगर काव डंक को हम बायोगैस या गोबर गैस के अंदर बदल दें तो ये ज़्यादा देर तक जलेगा, प्लस स्मोकलेस फ्यूल बन जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। कैसे बनेगा देखो। बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या होगा, सिंपल सा, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बायोगैस प्लांट से बनेगा। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स, एनारोबिक वो कौन से माइक्रोब्स होंगे, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिम डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ काव डंक प्लस वाटर स्लरी। इट टेक्स फ्यू डेज टू composition process and generate gases like methane, CO2, hydrogen sulfide. Biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through pipes for use. तो इसका मतलब क्या है, बायोगैस जो है सबसे पहले कहाँ पे बनेगा, बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट में कौन मदद करता है बायोगैस बनाने की? एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स मदद करेंगे, वो डिकम्पोज कर देंगे उस काव डंक को, साथ में वाटर स्लरी को।
लेकिन कुछ टाइम लगता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस होने के लिए। और जब डिकम्पोजिशन होता है, जब हमारा काव डंग डिकम्पोज हो जाएगा कम्प्लीटली, तो उसमें से मीथेन, CO2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मेन हमारी बायोगैस है। और इन सब में मीथेन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बायोगैस होती है। फिर ये जो बायोगैस होगी इसको एक टैंक के अंदर, एक गैस टैंक के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, जो डाइजेस्टर के सीधा ऊपर होता है। डाइजेस्टर कौन सी जगह होगी? जहाँ पे हमारा काव डंक जो है वो डाइजेस्ट हो रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा। ठीक है, उसके ऊपर एक गैस टैंक होगा, वहाँ पे सारा का सारा हम गैस स्टोर कर लेंगे और वो सारा का सारा एक पाइप से होते हुए जाएगा, जिसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं। जब उस गैस से हम उस पाइप से जब हम गैस यूज़ करेंगे तो वो स्मोकलेस फ्यूल हो जाएगा, उसको फिर स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। जब स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पोल्यूशन इतना हार्म नहीं होगा जितना पहले हो रहे थे। जैसे कि ये बायोगैस प्लांट है हमारा एक, ये हमारा डाइजेस्टर हो गया जहाँ पे हमारा काव डंक और स्लरी होगा। यहाँ से गैस टैंक हो गया जहाँ पे सारा का सारा स्टोर होगा गैस, और यहाँ से गैस आउटलेट फिर हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। स्लरी एक वाटर लिक्विड होता है, यहाँ पे सॉइल भी डाल सकते हैं, और जितना फिर ये हिस्सा बच जाता है उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मदद करेगा फिर ये हमारी। अब एडवांटेजेस क्या हैं बायोगैस यूज़ करने के? जब हम बायोगैस यूज़ करेंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला, एक्सेलेंट फ्यूल एज इट कंटेन 75% मीथेन। 75% मीथेन यूज़ कर रहे हैं, होता है इसके अंदर, बायोगैस के अंदर, क्योंकि मेन गैस कौन सी है बायोगैस? वो हमारी मीथेन होगी। तो ये एक्सेलेंट फ्यूल है, आराम से जल जाता है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इन्वायरमेंटल के ऊपर कोई भी प्रोड्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। लीव्स नो रेसिड्यू लाइक ऐश इन वुड एंड कोल बर्निंग, कोई भी ऐश जैसे लकड़ी को जलाने पे होता है, कोई ऐश प्रोड्यूस नहीं होता, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। हीटिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, लाइटनिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जितना स्लरी आखिरी में बचता है उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भर भर के होता है। सेफ़ एंड एफिशिएंट वेस्ट मेथड है, वेस्ट डिस्पोजल का, आराम से डिस्पोजलेबल होती है। अब आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होगा? अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट एंड कॉजेज विंड टू ब्लो। अब जब अनइक्वल हीटिंग होती है लैंड मासेस के साथ में, जब भी वाटर बॉडीज़ की सोलर रेडिएशन से जब भी हीटिंग होती है वाटर बॉडीज़ में या लैंड मास के किसी भी चीज़ में, तो उससे एयर मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हवा चलने लगती है। जब हवा चल रही होती है तो मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी से हम क्या क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय टर्निंग द रोटेटर ऑफ द टरबाइन। जब भी टरबाइन चलता है, टरबाइन क्या है? एक तरह का डिवाइस है जिसके जब वो रन होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, वेल से निकालने के विंड एनर्जी में काम आ सकता है, पानी निकालने के। टू रन द फ्लोर मिल्स, चक्की का होता है ना, उसको घुमाने के काम आ सकता है। But the output of a single windmill is quite small, so as a number of windmills are erected over a large area called wind energy farm. अब सिंगल एक विंड मिल लगा दोगे तो उससे तो जितनी एनर्जी का आउटपुट आएगा वो हमेशा कम ही आएगा। एक कितना निकाल लेगा? एक विंड मिल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लोगे? इसलिए बहुत सारे हमारे विंड मिल्स की ज़रूरत होती है। एक लार्ज एरिया की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत सारे विंड मिल्स लगाए जाते हैं जिससे हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो जिस बड़े से एरिया में जहाँ पे इतने सारे विंड मिल लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म। मिनिमम विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए विंड मिल को चलाने के लिए? वो होती है 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। तब जाकर विंड मिल जो है वो चलना शुरू होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह बनता है तब जाकर। इससे कम में तो वो बस एक चलता ही है, हल्का हल्का चल सकता है बस, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे मेन कि ये इको फ्रेंडली है, कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा तो है नहीं हवा चलनी बंद हो जाएगी, हवा तो चलती रहेगी, पोल्यूशन कुछ हो नहीं रहा। नो रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी पैसा नहीं लगता फालतू का जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में लग रहा हो, डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब ये पावर लाइन्स में ऐड हो जाता है। पर डिसएडवांटेज क्या है? विंड एनर्जी फार्म्स नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है इसके लिए। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग रेगुलर विंड स्पीड,
15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगातार कहीं पे मिलती है, कहीं कभी कभी नहीं मिल सकती, और जब नहीं मिलेगी तो उस वक्त एनर्जी प्रोडक्शन होता ही नहीं है। इसके अंदर क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग विंड एनर्जी फार्म इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि एक ही हिस्से के अंदर बहुत बड़े बड़े विंड मिल्स लगाने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड ऑफ विंड मिल्स, ये विंड मिल्स तो देखा ही होगा ऐसे करके, ये जो ब्लेड्स होते हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए, कि इनको जंग ना लगे, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जब इसको फर्स्ट टाइम आपको इस्टेब्लिश करना होता है, बनाना होता है, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा लगती है इसके लिए। डेनमार्क जो होता है वो कोल्ड ऑफ, उसे क्या कहते हैं हम, कंट्री ऑफ विंड्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स हैं। इंडिया इज़ रैंक फिफ्थ इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया की रैंक फिफ्थ आ जाती है। इंडिया लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड नियर कन्याकुमारी में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंड एनर्जी की जो स्पीड है वो एकदम मेंटेन रहती है, तमिलनाडु के अंदर जो है, और इट जनरेट 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है वो। अब आता है हमारा ऑल्टरनेट या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी तक सारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पड़ा, जो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हो गए, थर्मल एनर्जी हो गया, हमारा बायोगैस हो गया, ठीक है, वो रिन्यूएबल। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें से जो फॉसिल फ्यूल है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रहता है। अब आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डे बाय डे हमारी डिमांड फॉर एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमको अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई है। अब हम सीधा फॉसिल फ्यूल या थर्मल पावर प्लांट्स पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते डिपेंडेंट। तो हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेंगे? अब चाहिए क्यों? सबसे पहली बात तो क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल रिजर्व जो है अर्थ के अंदर वो लिमिटेड है और ख़त्म हुए जा रहा है। जितना हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा ये थोड़े सालों बाद ख़त्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल सारा का सारा, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगते हैं। रिड्यूस द प्रेशर ऑन फॉसिल फ्यूल बाय मेकिंग देम लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। अब हमारा काम क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ किया जाए कि हमारी अगली जनरेशन के लिए भी वो थोड़ा बहुत रह सके। टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल एंड टू सेव द एनवायरनमेंट। और फॉसिल फ्यूल को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारा इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा डिग्रेड होता है, ख़राब होता है। तो उससे बचने के लिए हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो है उसके अंदर वो है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में क्या होगा, सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सबसे सारी धरती को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और सन से एनर्जी जो मिलेगी हम उसको यूज़ कैसे कर सकेंगे? सोलर पैनल से। यहाँ पे सोलर कांस्टेंट लिखा हुआ है विच इज़ 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आउटर एज ऑफ द अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, जैसे कुछ भी कह सकते हो आप। ये क्या है कि जो अर्थ की बाहर वाली सरफेस होती है, अर्थ की एज होगी, आउटर एज, उसको इतनी सोलर एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी को यूज़ कैसे कर सकते हैं? सोलर एनर्जी क्या है? सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी अपनी जो हमारे ज़रूरत है जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें कन्वर्ट कर दें, उसको यूज़ करें, वो सोलर एनर्जी है। पर उसको यूज़ करने के लिए डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सोलर कुकर हो सकता है, सोलर वाटर हीटर हो सकता है, सोलर सेल हो सकते हैं। सोलर पैनल भी यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली चेंज कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एनर्जी को। तो सोलर हीटिंग डिवाइसेस तो यूज़ ब्लैक पेंटेड सर्फेसिस बिकॉज ब्लैक सर्फेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज़ कम्पेयर टू वाइट और अदर सर्फेसिस। सोलर हीटिंग डिवाइसेस में हमको मेन बात क्या याद रखने की होती है कि ब्लैक पेंटेड सर्फेसिस यूज़ करना। क्यों? ब्लैक रंग जो होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, सन की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उतनी ही ज़्यादा हम फिर उसकी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ग्लास प्लेट बिकॉज इट अलाउ इंफ्रारेड रेडिएशन टू एंटर थ्रू इट बट डज नॉट अलाउ द रेडिएशन टू एग्जिट थ्रू इट कॉजिंग मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास प्लेट का यूज़ करना, जिसकी वजह से जितने भी इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी सोलर एनर्जी की, सन से बहुत तरह की रेज निकलती हैं, तो यूवी के साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशंस भी निकलती हैं। तो ग्लास प्लेट यूज़ करेंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन जितनी भी होंगी वो सारी की सारी एंटर तो हो जाएंगी, पर एग्ज़िट नहीं होगी, वापस नहीं जा पाएंगी। अगर यहाँ पे देखो, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ग्लास प्लेट्स लगी हुई हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता भी है। तो जितनी इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती है वो एंटर हो जाती हैं,
और अर्थ के सरफेस पे जाकर अर्थ का टेम्परेचर राइज कर देती है। पर जब ये वापस बाहर निकलने वाली होती है तो ये एग्ज़िट नहीं हो पाती और फिर से टकरा के अर्थ के साथ ही टकरा जाती है, जिससे फिर से और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। इसलिए जिससे फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अर्थ का टेम्परेचर बार बार बढ़ता जाता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, बिकॉज क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है। ये कुछ बातें थी सोलर हीटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते वक्त में। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सोलर कुकर क्या होता है, सोलर सेल्स क्या होते हैं। तो सोलर कुकर क्या होगा हमारा। बॉक्स टाइप सोलर कुकर, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक विच इज़ पेंटेड डल ब्लैक। एक नॉर्मल बॉक्स ही होगा हमारा ये। एक नॉर्मल बॉक्स ही होता है जिसको चारों तरफ से रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जो प्लास्टिक या किसी वुड का बना होगा, और उसके चारों तरफ हमने ब्लैक कलर का रखा होगा। ब्लैक कलर क्यों का रखा होगा, क्योंकि ये मोर एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। इनर वॉल जो होगी बॉक्स वो भी ब्लैक से पेंट होगी, जिससे हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सकेगा। सोलर कुकर जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ये चारों तरफ जो हैं वो किसके होंगे, ग्लास प्लेट से। यहाँ पे देखो प्लेन मिरर जो है उससे कवर होता है, जिससे फोकस कर सकेगा रेज ऑफ सन को, अंदर खींच सकेगा, और अंदर खींचेगा उसे वापस बाहर नहीं जाने देगा। यहाँ पे भी ग्लास कवर लगा हुआ होता है कि एक बार सोलर एनर्जी एंटर हो जाएगी वो वापस बाहर नहीं जाएगा, जिससे टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज कितना हो सकता है, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है 2 से 3 घंटे के अंदर ही। लगातार इतनी हीट नहीं आती, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन वो जब ग्लास मिरर से बार बार जा जा के अटता है तो ओवर ट्रैप कर लेता है ग्लास मिरर सारी एनर्जी, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है बार बार। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इट सेव्स द प्रीशियस फ्यूल लाइक कोल, एलपीजी, केरोसिन। फॉसिल फ्यूल्स बचा लेगा हमारा। स्मोक बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता। न्यूट्रिएंट ऑफ फूड डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड वाइल कुकिंग। न्यूट्रिएंट्स हमारे बने रहेंगे। अप टू 4 फूड आइटम्स कैन बी कुक्ड एट द सेम टाइम्स। हम 4 फूड आइटम्स तक उस सोलर कुकर पर हम बना सकते हैं। पर जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी है। इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग नाइट। क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है हमारी, सोलर सन जो है वो सुबह के टाइम ही होगा, हम उससे सोलर एनर्जी सिर्फ डे के टाइम में यूज़ कर सकते हैं, नाइट के वक्त में वो बेकार है। इफ़ डे स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स इवन दैम सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज। अगर सुबह के टाइम पे भी अगर क्लाउड्स होंगे तब भी हम सोलर कुकर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप द फेसिंग द सन। अब जो रिफ्लेक्टर है जो हमने प्लेन लगाया है कि जिससे सोलर एनर्जी की जितनी भी लाइट्स होंगी सारी रिफ्लेक्ट होंगी, उसका डायरेक्शन बार बार बदलते रहेगा टाइम से टाइम, इसलिए हमको उसको बार बार देखना पड़ेगा। कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग और बेकिंग पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ओनली सिर्फ कुकिंग पर्पस के लिए करेंगे, फ्राइंग या बेकिंग पर्पसेस के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकते। सोलर सेल, सोलर सेल कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी, वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। सोलर सेल डेवलप करता है कितनी वोल्टेज का, 0.5 से 1 वोल्टेज तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, और कितना 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिससे। अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल आर कंबाइंड इन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर सेल पैनल। बहुत सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा एक साथ लगाया जाता है सोलर सेल पैनल बनाने के लिए। एडवांटेजेस क्या होंगे, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, रिफ्लेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, कैन वर्क विदाउट एनी फोकसिंग डिवाइस। फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी इसके अंदर हमको कि सन की रेज कहाँ पड़ रही है, ऐसे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। कैन बी सेटअप इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया। बहुत ही पिछड़ी जाति के एरियाज भी होंगे अगर जहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिमोट बेकार एरिया में भी इसको हम रख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी बनना मुश्किल है क्योंकि एक्सपेंसिव होता है ये एक्सपेंसिव हो जाएगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज़ लिमिटेड। क्यों मैन्युफैक्चरिंग इसकी एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि सोलर सिलिकॉन, स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन रिक्वायर होता है इसको बनाने के लिए, और जो कि कम है। सिल्वर वायर फॉर इंटरकनेक्शन सेल्स इज़ एक्सपेंसिव। सेल्स की, दो सेल्स की आपस की इंटरकनेक्शन जो है वो सिल्वर वायर से होती है, जो कि एक्सपेंसिव हो जाएगी हमारे लिए, और नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं होगी फिर यूज़ करना। यूजेस क्या है सोलर सेल के, यूजेस क्या क्या है।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस प्रोब्स यूज सोलर एनर्जी एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होंगी हमारी स्पेस की, जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उसमें सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ के बाहर जब सन के एरिया में पहुँचेंगे तो वहाँ पे उन्हें डायरेक्ट सोलर एनर्जी मिल सकती है। रेडियो, टीवी, रिले स्टेशन, रिमोट लोकेशन यूज़ सोलर पैनल। जो रिमोट लोकेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट नहीं है, जहाँ पे पावर लाइंस नहीं है डायरेक्टली, तो वहाँ पे सोलर सेल पैनल यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट ही सन की रेज ज़्यादा पड़ती है। ट्रैफिक सिग्नल, कैलकुलेटर्स, मैनी टॉयज़ जो हैं जिसके अंदर सोलर सेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे टॉयज़ में आजकल सोलर सेल यूज़ हो रहे हैं। अब एनर्जी फ्रॉम सी, हम सी से, समुद्र से कैसे कैसे एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ये 3 तरह की एनर्जी हम यूज़ करते हैं सी से। तो सबसे पहली बात, वर्किंग देखो टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी का कैसे कैसे है, काम कैसे करती है टाइडल एनर्जी। द फिनोमिना ऑफ हाई एंड लो टाइड गिव अस टाइडल एनर्जी। जब हमारी वेव्स जो होती हैं टाइडल एनर्जी, उसके लो और हाई टाइड से, कि जब भी वो लो होगी टाइड या हाई होगी, उससे हमारे को टाइडल एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ह्यूज वेव्स नियर सी शोर इज ट्रैप्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी समुद्र के छोर के पास की जितनी भी बड़ी वेव्स होंगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट सरफेस एंड डीपर सेक्शन ऑफ ओशन इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। OTLC क्या होता है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है सरफेस में और ओशन के एकदम डीप में, जो वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उस टेम्परेचर डिफरेंस से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट कहलाता है। टाइडल एनर्जी, इट इज़ हार्नेस बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम अक्रॉस द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। टाइडल एनर्जी को यूज़ करने के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है। कहाँ पे, सी के पास। वेव एनर्जी इज़ यूज फॉर रोटेशन ऑफ टर्बाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेव्स एनर्जी जो होंगी, जो काइनेटिक मोशन से एनर्जी से निकलती हैं वेव्स की, उसको हम टर्बाइन की रोटेशन में बदल कर सकते हैं, और जब टर्बाइन रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। Warm surface water is used to boil volatile liquid ammonia, and the vapor of the liquid are used to run turbines of generator to produce electricity. अब जो टेम्परेचर सरफेस में है वो वार्म होगा, तो उस वार्म सरफेस वाटर से हम वॉलेटाइल लिक्विड जो अमोनिया है उसे बर्न कर सकते हैं। जब वॉलेटाइल लिक्विड अमोनिया बर्न होगा तो हमारा वेपर्स जो होंगे लिक्विड के, वो निकलेंगे, और उससे हम टरबाइन रन कराएंगे। जब टरबाइन रन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ही होगा। पर ये सबके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम टाइडल एनर्जी का ही यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे डैम्स बना सकते हैं। तो जहाँ पे डैम्स होंगे सिर्फ हम वहीं पे ही टाइडल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं कर सकते। वेव एनर्जी इज़ वायबल ओनली वेयर वेव्स आर स्ट्रॉन्ग। वेव एनर्जी भी वहीं यूज़ हो सकती है जहाँ पे जिस समुद्र की वेव जो है बहुत ही ज़्यादा हो, तेज़ हो। और ओशन थर्मल एनर्जी में क्या है कि एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओशन थर्मल एनर्जी का जो हम कमर्शियल पर्पस यूज़ नहीं कर सकते, उसको अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ नहीं कर सकते, उस इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत तेज़ होती है वो। अब आएगा जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी क्या है, जियो होता है मीन्स अर्थ, थर्मल होता है हीट। तो जियो थर्मल मीन्स अर्थ की हीट एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो जियो थर्मल एनर्जी इज़ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जितने भी हॉट रॉक्स हैं उन सब की से अपनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हॉट स्पॉट, स्टीम इज़ जनरेटेड। जितना भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, जब भी हॉट स्पॉट्स के काम आता है। हॉट स्पॉट मीन्स बहुत ही, जहाँ पे हॉट रॉक्स होंगे, तो जब दोनों ही कांटेक्ट में आते हैं, जितना भी वाटर होता है जब वो हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आता है तो वो इवेपोरेट होगा, स्टीम जनरेट करता है। वो स्टीम जितनी भी होगी वो रॉक्स के अंदर वो हमारी ट्रैप हो जाती है। वो सारी स्टीम रॉक्स के अंदर, पत्थरों के अंदर ट्रैप हो जाएगी, और वो पाइप्स के थ्रू टरबाइंस में हम लाएंगे, टरबाइन तक छोड़ते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल टू यूज़ जियोथर्मल एनर्जी, ईजी है, पैसे बचते हैं हमारे जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करने पे, इतना मेंटेनेंस या इसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि की ही हीट यूज़ कर रहे हैं। रॉक जो है हमारा वो भी नेचुरल रिसोर्स का ही हिस्सा है एक।
लिमिटेशन क्या है, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी हर जगह अवेलेबल नहीं है, हम हर जगह जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते। हम हर जगह जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव। बहुत ही धरती के नीचे तक इसे खोदना पड़ता है जियोथर्मल एनर्जी के लिए, जो मुश्किल भी है, एक्सपेंसिव भी है, और साथ में हमारी धरती के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे लैंडस्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़मीन धंसने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इन न्यूजीलैंड यूएसए देयर आर नो पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी आर ऑपरेशनल। न्यूजीलैंड यूएसए में ऐसा एक भी पावर प्लांट नहीं है। सॉरी, देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट, बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो ऑपरेशनल है। उल्टा बोल दिया ना, सॉरी। अब आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी? जो न्यूक्लियर रिएक्शन से हम बना सकते हैं। तो एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी लाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे हो सकता है? या तो न्यूक्लियर फ्यूजन से या तो न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन होता है एक चीज़ का न्यूक्लियस या तो दो हिस्सों में टूट जाए, या तो दो न्यूक्लियस आपस में मिलके एक न्यूक्लियस बन जाए। तो इस प्रोसेस के वक्त में बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज भी होती है और ट्रैप भी होती है। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके अंदर फ्यूजन मीन्स होता है स्प्लिट अप, कि कोई चीज़, जैसे एक चीज़ है वो हिस्सा दो में टूट गया, दो चीज़ें बन गई। तो द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम सच एस यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम split up into smaller nuclei when bombarded with low energy neutron is called nuclear fission। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होगा? ये वो प्रोसेस होता है जब हैवी न्यूक्लियस किसी भी रेडियो एक्टिव एटम का, रेडियो एक्टिव एटम जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हैवी न्यूक्लियस कहलाता है, और वो स्मॉलर न्यूक्लियस में, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए। क्यों? जब ये बड़ा वाला इनका हैवी न्यूक्लियस किसी लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ टकराता है। मतलब वो प्रोसेस जब एक लो एनर्जी का न्यूट्रॉन एक हैवी न्यूक्लियस के साथ टकराएगा और छोटे छोटे दो न्यूक्लियस बना देगा, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इससे बनती है, बहुत तेज़ एनर्जी होती है। जितने भी एटम बम्स हो गए उन जगहों पे ये यूज़ होती है। जैसे कि यूरेनियम-235, उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, यूरेनियम रॉड की फॉर्म में। ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फ्यूल मान लिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। कैसे कैसे काम करता है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन रिलीज एनर्जी एट अ कंट्रोल रेट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें अपने आप ही चेन रिएक्शन होती रहती है, अपने आप ही बड़े बड़े हैवी न्यूक्लियस जो हैं वो टूटते जाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाते जाते हैं। लेकिन ये कंट्रोल रेट पे होता है, जब ज़्यादा होने लग जाता है तब इनका स्प्लिट या फ्यूजन होना रुक जाता है उस व्यक्ति। जितनी भी एनर्जी, जो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, उसको स्टीम की तरह इकट्ठा कर लिया जाता है। उसकी स्टीम इकट्ठा करके टरबाइन के साथ मिला के उससे एनर्जी हम रिलीज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ कहाँ हैं? तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपंकम तमिलनाडु, नारोरा यूपी, ककारपर गुजरात, काइगा कर्नाटका। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा? जब दो छोटे छोटे न्यूक्लाई, जब दो छोटे छोटे न्यूक्लाई किसी भी लाइट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन के आपस में मिल जाएंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे जैसे हीलियम। हीलियम भी हमारा रेडियो एक्टिव में ही आ जाएगा। एंड ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पे देखो, जब छोटे छोटे न्यूक्लियस लाइट एलिमेंट के, हल्के एलिमेंट के जो हाइड्रोजन होता है उसके आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, तब ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तब भी। और उस ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम फिर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ड्यूटेरियम और एक, ये दो हमारे दो ड्यूटेरियम आपस में मिले हल्के हल्के से, उनका फ्यूजन हुआ, दोनों मिक्स हो गए आपस में और एक हीलियम बनाया, एक न्यूट्रॉन निकला और बाकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो हमको ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो इतने भी हुए हैं हमारे हाइड्रोजन बॉम्ब, वो सारे के सारे इसी फिनोमेना के बेसिस पे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार।
सूरज के अंदर जो इतनी तेज़ एनर्जी होती है, स्टार्स के अंदर जो इतनी तेज़ एनर्जी होती है, इतनी तेज़ लाइट जो होती है, वो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि सन के अंदर पता नहीं कितने सारे हाइड्रोजन होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में उसके न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं और एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, तभी सन के अंदर इतनी तेज़ रेज होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। सेम हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एडवांटेजेस क्या होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ करने के? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। बहुत ही कम अमाउंट के न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करते करते हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, मीथेन, ये ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज हमारी प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिग्रेड नहीं होता इससे। लिमिटेशंस क्या हैं? लेकिन इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड इट्स डिस्पोजल। लेकिन जब इसका न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज हम सही से नहीं कर पाते, जो इसका रिमेनिंग रेसिड्यू बचता है, अगर उसको प्रॉपर स्टोर नहीं किया गया, उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं किया गया, फिर वो इन्वायरमेंटल को कंटेमिनेट कर देगा, ख़राब कर देगा। रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। कभी कभार इसकी हार्मफुल रेडिएशन लीकेज की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसके न्यूक्लियर टैंक्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स, हर जगह न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बना सकते, हर किसी को इसकी डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते हम। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं? जब हम इन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, इन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है? Exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or the other. The source we will choose depend upon the following factor. अब कोई भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी से अगर उसको यूज़ करके यूज़ करेंगे अगर किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो वो इन्वायरमेंट को कैसे ना तैसे वो डिस्टर्ब करता ही करता है, ख़राब करता ही करता है। तो हमें सोर्स वो एनर्जी का चुनना चाहिए जो कम से कम इन्वायरमेंट को हार्म करे। कैसे? कि ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम सोर्स, हमारे को वो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए जिसका एक्सट्रैक्शन जो है एनर्जी का, वो इन्वायरमेंट को ख़राब ना करे। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम सोर्स, किसी सोर्स से एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा पैसे ना लगे। एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, अच्छी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स, इन्वायरमेंटल डैमेज जितना भी हो वो कम हो या हो ही ना सोर्स हमारे इन्वायरमेंट को। In other words, there is no source of energy said to be pollution free. Some sources are cleaner than other. ऐसी कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगी जो पोल्यूशन फ्री हो। हाँ, कुछ क्लीन होती हैं देन अदर से, कुछ कम नुकसान पहुँचाती हैं दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी से। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलर सेल में भी पोल्यूशन फ्री, बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड कॉज सम इन्वायरमेंटल डैमेज। सोलर एनर्जी जो है, हमारी जो सोलर सेल्स होते हैं वो पोल्यूशन फ्री होती है, वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती, बट जो उनकी असेंबली है, जब डिवाइसेस उनके असेंबल करते हैं हम, वो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल डैमेज करते ही करते हैं। और अगला, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी रिसोर्स लास्ट अस, कितने टाइम तक हमारे पास वो एनर्जी रिसोर्स रह सकता है, हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। तो हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से रहेंगे? वो सोर्सेज डैट विल डिप्लीट समडे, जो किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद वो बनने में बहुत टाइम ले लेंगे या तो बनेंगे ही नहीं, जैसे फॉसिल फ्यूल जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने के लिए। फिर दूसरा होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी डैट कैन बी रीजनरेटेड डैट विल लास्ट फॉर एवर, जैसे कि हमारे विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जो हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, हम उनको लगातार बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी रहेंगे। ठीक है, ये चैप्टर इतना ही था, ये ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में इसको लिख दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।